अगर जंधेड़ी गांव में हमने इकरा हसन को नहीं हराया तो मैं ये कहता हूं कि हमारा राजनीति करना बेकार है। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं मनीष जी। इकरा हसन के खुद के गांव में हराने की बात कर रहे हैं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर जंधेड़ी गांव में मैं चुनाव नहीं जीता, पार्टी मुझ पे भरोसा जताती है, मैं गारंटेड आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि पार्टी ने भरोसा जताया तो गारंटेड इकरा हसन लड़े, कोई भी लड़े, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि कौन लड़ेगा सामने। मैं बता देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, जिस तरीके से उन्होंने एक समाज का अपमान किया है, ये जाट समाज है, ये मतलब उनकी औकात नहीं है कि वो जाट को छेड़ने की हिम्मत कर पाएंगे। जाट तो मार्शल कौम है, संघर्ष करना ही जाट से शुरू हुआ है। वो जाट को छेड़कर अपनी कब्र खोदने का काम कर रहे हैं। इसका उनका इंतजाम हो जाएगा, अब देखिएगा 24 में उनके सामने इसका रिजल्ट आता है। ये हमारे बड़ों का अपमान है, हमारे बुजुर्गों का अपमान है, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? या तो वो माफ़ी मांगे, हम तो चाहते हैं कि नहीं तो उनके पर कार्रवाई हो। वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी और आगे इसका बदला भी लिया जाएगा अगर वो नहीं समझते हैं तो। बार बार अगर वो जाट समाज हो, चाहे गुजर समाज हो, चाहे हमारा राजपूत समाज हो, चाहे किसी भी हमारे समाज के व्यक्ति को अगर इस तरह से अपमानित करने का काम करेंगे तो हम बर्दाश्त थोड़ा नहीं करेंगे इस चीज़ को। इस चीज़ के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा, इसकी सज़ा तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी। तैयारी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर भी भरोसा, हमारी टॉप लीडरशिप जिसके ऊपर भी भरोसा करेगी, जिसको वो चुनाव में भेजने का काम करेगी, वो यहाँ पर लोकसभा लड़ेगा और सभी मिलकर एक यूनिट की तरह, जैसे मैंने पूर्व में कहा, हम यूनिट बन के हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को, जो भी कैंडिडेट होगा, फूल के निशान को जिताने का काम करेंगे, लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। नेता की सोच स्थायी होती है, उसके कर्म कभी स्थायी नहीं होते हैं। तो इन लोगों के कर्म इतने ख़राब हैं, इतने ख़राब कर्म हैं कि ये सब लोग ना बेमेल बने हुए हैं। अभी देखिए, अभी तो ये एक बैठक हुई है, अभी आने दीजिए, धीरे धीरे चुनाव आएगा। चुनाव आने तक मैं समझता हूँ कि इसमें से अधिकांश पार्टी बाहर रहेंगी, क्योंकि सबके सब अपने आप को चाहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। अभी हम कैराना लोकसभा में हैं और मेरे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष मनीष चौहान हैं। इनके पिताजी अभी भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। आज हम 2-3 चीज़ों के बारे में इनसे बातचीत करेंगे। इंडिया गठबंधन का एक बैठक हुआ, उसके बाद उपराष्ट्रपति को लेकर, धनखड़ जी को लेकर जिस तरह से मजाक बनाया गया, और साथ साथ कैराना लोकसभा, इन तीनों चीज़ों पर हम इनसे बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे। मनीष जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9 पर। धन्यवाद रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। मनीष जी, जिस तरह से अभी बधाई सबसे पहले तो मैं आपको देना चाहूँगा, आपकी पार्टी ने ताबड़तोड़ जीत हासिल की है 3 राज्यों में। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो कुछ लोग मान रहे थे नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद आपने वहाँ पर जीत हासिल की। उसके बाद इंडिया गठबंधन की फिर से एक, हालांकि आप तो इंडी गठबंधन कहते हैं, उसकी एक बैठक हुई और बैठक में फिर से भारतीय जनता पार्टी को हराने की कुछ रणनीतियाँ उन लोगों ने बनाई। और कुछ लोगों का मानना है कि ममता जी ने खड़गा जी का नाम भी प्रस्तावित किया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए ये एक अच्छा चेहरा है और इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को जितनी ज़्यादा चोट पहुँचाई जाए उसके। धन्यवाद रोहित जी, जो आपने शुभकामनाएं दी, बधाई दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़, जो आप ये इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, दरअसल ये एक चोरों का गठबंधन है, बेमेल गठबंधन है। इसमें सारे के सारे अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये सब लोग चाहते हैं कि किस तरीके से एक ईमानदार और एक ऐसे व्यक्ति को रोकने का काम करना चाहते हैं कि जिसने देश का विश्व में, अगर हम दुनिया के विश्व पटल पे बात करें तो हिंदुस्तान को जिसने बहुत मजबूती प्रदान की, आज हर हिंदुस्तानी गर्व से कहता है कि हम हिंदुस्तानी हैं और दुनिया में हमारा नाम है, हम टॉप पे जा रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है, भ्रष्टाचार घोटाले बंद हो गए हैं। तो ये जो इंडी गठबंधन है ये स्थायी नहीं हो सकता। नेता की सोच स्थायी होती है, उसके कर्म कभी स्थायी नहीं होते हैं। तो इन लोगों के कर्म इतने ख़राब हैं, इतने ख़राब कर्म हैं कि ये सब लोग ना बेमेल बने हुए हैं। अभी देखिए, अभी तो ये एक बैठक हुई है, अभी आने दीजिए, धीरे धीरे चुनाव आएगा। चुनाव आने तक मैं समझता हूँ कि इसमें से अधिकांश पार्टी बाहर रहेंगी, क्योंकि सबके सब अपने आप को चाहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया जाए, और वो संभव नहीं है। इनमें से कोई भी, मुझे नहीं लगता एक भी ऐसा चेहरा है, चाहे वो खड़गे जी का आपने नाम लिया, चाहे किसी का भी आप नाम ले रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई भी डिज़र्विंग है। और पब्लिक किसी को पसंद करती है, पब्लिक की पसंद एक ही है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और आप देखिएगा 2024 के चुनाव में
ये गठबंधन कितना भी कैसा भी कर ले, ये एक औपचारिकता मात्र रह जाएगी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बहुत तकड़े बहुमत के साथ, जो 19 में समर्थन मिला था उससे भी ज़्यादा समर्थन मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। लेकिन मोदी जी को तो राहुल गांधी पनौती बोल देते हैं। अभी विश्व कप का फाइनल मैच हुआ था, मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों गए थे देखने। उसके बाद टीम इंडिया मैच तो हार गई थी, वो रीजन्स रहे थे, कभी कोई टीम जीतती है तो कभी हारती है। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने एक सभा में, भरी सभा में प्रधानमंत्री को पनौती तक कह दिया था कि हमारे टीम मैच खेल रही थी, अच्छा खेल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ पर गए, उसके बाद मैच हार गए हम। देखो, अब एक बात बताइए, कभी तो कम से कम वो मैच्योरिटी का पता दें। उनके आप कितनी बातों पे चर्चा करेंगे? उनके तो हर तीसरे दिन चौथे दिन कोई ना कोई ऐसा ही चुटकुला आता है। देखिए, टीम खेल रही है, 10 मैच अच्छे खेली, 11वां हार गई, वो खेल का हिस्सा है, कुछ भी हो सकता था। टॉस भी एक कारण रहा, लेकिन भारतीय टीम बहुत शानदार खेली। अब उसमें इस तरह कह देना, ऐसे तो मैं 50 मैच बताता हूँ जिसमें माननीय गृह मंत्री जी भी और माननीय प्रधानमंत्री जी मौजूद रहे, या माननीय सभी हमारे नेतागण जो जिम्मेवार है वो सब रहे, उनमें जीत भी मिली है। तो वो उनका ना मानसिकता दर्शाता है कि वो कितने उनका दिमाग जो है कितना डेवलप हुआ है। वो ठीक है, ज़बरदस्ती कांग्रेस उनको ढोने का काम कर रही है, उनको इतना गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बिना मतलब की बात है। अब पनौती तो उनको खुद समझ जाना चाहिए ना। उनको पनौती इसलिए याद रहा कि जिस दिन से, बताइए क्या हाल है आज, कांग्रेस कहाँ है जब से उन्होंने बागडोर संभाली है, तो खुद को कहना चाहिए उनको। लेकिन आज भी जंतर मंतर पर जब वो भाषण दे रहे थे तो मैं उनको सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाजपा के जो लोग हैं डरपोक लोग हैं। जब अभी संसद में कुछ दिन पहले ही कोई कूद गया, बालकनी से नीचे कूद गया, उसके बाद वहाँ पर स्प्रे, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट वो कर रहे थे। तो पहले उन्होंने कहा कि टीवी पर वो नहीं दिखाया गया है, हम पीछे से देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने वो धुआं निकला तो भाजपा वाले जो लोग हैं उनका खुद का धुआं निकल गया, खुद छोड़ कर भाग गए वहाँ से, संसद से छोड़कर सभी लोग भाग गए। देखिए, नेता का काम नेतागिरी करना होता है। अब नेता युद्ध तो नहीं लड़ सकता, चाहे उसमें भाजपा का नेता हो या किसी भी पार्टी के नेता हो। अगर कहीं भी कोई हमला होता है या कोई भी घटना घटती है, तो वो वहाँ पे मतलब हम कोई सोल्जर थोड़ा नहीं है कि हम लोग लड़ाई लड़ने का काम पुलिस का, सेना का, उनका एक अलग डिपार्टमेंट है। नेता का काम है देश को संभालना, संसद को चलाना, विधानसभा को चलाना, अपना क्षेत्र संभालना। अब हम लोग लड़ाई, कोई गुंडे बदमाश तो है नहीं। अब अगर राहुल गांधी जी इतने बहादुर समझते हैं अपने आप को, तो उनको आगे आके सब कुछ मोर्चा संभालना था। तो ये तो बचकानी बातें हैं। देखिए, वो घटना घटित हुई है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसमें पार्टी वो जांच भी चल रही है। और अपना, अब देखिए दुर्भाग्य है ना, एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये सुरक्षा में चूक हुई और कार्रवाई होनी चाहिए। जब उनके खिलाफ कार्रवाई होने लगी तो इन्होंने कहा कि ये तो इनोसेंट लोग हैं, ये तो बेरोजगार बता दिया। अब आप बताइए कि उन बेरोजगारों की कुंडली खुल रही है, वो किससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्या उनका नेटवर्क था, वो सब कुछ आपके सामने है, मीडिया में है। और आप ऑनलाइन जाइए, आप गूगल पे, ट्विटर पे पता कीजिए, आपको सब पता लग जाएगा। तो ये इनको तो विरोध करना है, इनको कुछ नहीं है, कोई रास्ता इनके पास है नहीं। पब्लिक पसंद कर रही है भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, ये जनता की पसंद है। अब योजनाओं को, सरकार की जितनी भी योजनाएं आ रही हैं उनको लोग पसंद कर रहे हैं। अब ये बेचारे क्या करेंगे? अब इसी तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं, उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। तो इन बातों का मैं कुछ समझता हूँ कोई महत्व नहीं है इन बातों का। दूसरी तरफ अगर देखें तो अभी 2 दिन पहले की ही बात है, हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री करते नजर आए टीएमसी के सांसद बनर्जी जी, और उनकी वीडियो बनाते नजर आए राहुल गांधी। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने संसद से ही कहा कि गिरावट की कोई सीमा नहीं होती, किस तरह से किसी पार्टी के नेता गिर चुके हैं। हालांकि वो सीधा सीधा राहुल गांधी को ही बोल रहे थे, और उन्होंने इतना तक कहा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ये, और उसके बाद देखें तो जंतर मंतर तक जाट पहुँचे, देश भर के जाट वहाँ पर पहुँचे, और इसको जोड़ा जा रहा है कि किस तरह से उपराष्ट्रपति की जो जाट समाज से आते हैं उनकी बेइज्जती की गई। और मनीष जी, आप गुजर समाज से आते हैं, और ये जो पश्चिम वाली बेल्ट है यहाँ पर जाट और गुजरों का बाहुल्य है, तो आप इसको कैसे देखते हैं, या फिर किस वे में आप इसको लेकर जाकर देखते हैं? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि इतने बड़े सदन में पूरा राष्ट्र आपको देख रहा है, पूरी दुनिया की संसद की जो भी कार्रवाई होती है पूरी दुनिया उसको देखने का काम करती है।
क्योंकि हिंदुस्तान में नहीं, जो हमारे देश के नागरिक बाहर भी रहते हैं तो वो अपने सांसदों को, अपनी सरकार को फॉलो करते हैं, तो देखते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जो वहाँ पर घटित हुई। देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि जाट और गुजर, चाहे हम सब लोग क्षत्रिय समाज हैं तो हम सब एक ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। अभी आपने देखा होगा, पार्टी नहीं, तमाम लोग जो सामाजिक स्तर पे लोग हैं वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। ये इतना, अब आपने कुछ देर पहले राहुल गांधी जी के बारे में बात की। देखिए, हम तो इसका खंडन करते हैं। जो राहुल गांधी जी मतलब एक बुज़ुर्ग, बहुत ही वो सीनियर लीडर हैं। अगर हम धनखड़ जी की बात करें, वो उपराष्ट्रपति भी हैं, तो वो तो देश के नेता हैं, राष्ट्र के नेता हैं, वो उपराष्ट्रपति हैं। दूसरी बात, वो उम्र में इतने बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका पूरा जीवन, जितना राहुल गांधी का जीवन हुआ है उससे कहीं ज़्यादा उम्र तो उनकी राजनीति में बीत गई है। उन्होंने समाज के लिए काम किया, उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया, उन्होंने पार्टी के लिए काम किया। आज ऐसे नहीं कि उनको कहीं से भी उठा के राष्ट्रपति बनाने का काम किया, उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया है। उन्होंने संघर्ष किया है, पार्टी के लिए मेहनत की है, समाज के लिए मेहनत की है, देश के लिए कार्य किए हैं, तो उनको उपराष्ट्रपति बनाने का काम किया। आज आप उपराष्ट्रपति की, आप प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते हैं, आप उपराष्ट्रपति का सम्मान नहीं करते हैं, तो आप करने क्या आए हैं? आज ठीक है, विपक्ष होता है, हम भी विपक्ष में रहे हैं, हर जगह विपक्ष होता है, प्रदेश में भी, देश में भी, जिले में भी। क्या हम एक दूसरे का अपमान करने का काम करेंगे? हमें हमेशा, हम जो नेता हैं, हमें लोग फॉलो करते हैं, यूथ हमें फॉलो करता है, हम क्या मैसेज उनको दे रहे हैं, हम क्या सिखाने का काम अपनी आने वाली जनरेशन को कर रहे हैं। और रही बात, देखिए, जंतर मंतर का पर जो धरना हुआ या देश भर में आज चर्चा हो रही है, जाट समाज नहीं, हम लोग सब, चाहे गुजर समाज हो, चाहे हमारा राजपूत समाज हो, चाहे और भी जितने हमारे, चाहे वो आप सैनी समाज को लें, ब्राह्मण समाज, जो देश हित के लोग हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, जिनके अंदर सामाजिकता है, जिनको पता है कि अपने बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, हर वो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ है, वो इसको बहुत ही, इसका खंडन भी कर रहा है, इसको, उनको वो बुरी भी लगी है बात। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को, जिस तरीके से उन्होंने एक समाज का अपमान किया है, ये जाट समाज है, ये मतलब उनकी औकात नहीं है कि वो जाट को छेड़ने की हिम्मत कर पाएंगे। जाट तो मार्शल कौम है, संघर्ष करना ही जाट से शुरू हुआ है। वो जाट को छेड़कर अपनी कब्र खोदने का काम कर रहे हैं। इसका उनका इंतज़ाम हो जाएगा, देखिएगा 24 में उनके सामने इसका रिजल्ट आता है। वो जिस तरीके से वो जाट समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, मैं पर्टिकुलर एक समाज की बात नहीं करता, हम कहते हैं हम लोगों को अपमानित महसूस हो रहा है इसमें, कि उन्होंने जिस तरीके से हमारे इतने सीनियर नेता का अपमान करने का काम किया है। और मैं, अगर कहीं राहुल गांधी जी तक ये बात जा रही है तो वो सुने कि वो संभल के रहें। ये जाट समाज है, इसने अपना इतिहास खुद लिखने का काम किया है, ये संघर्ष करना जानते हैं, ये जानते हैं अपने सम्मान के लिए कैसे लड़ा जाता है, अपनी मांगें कैसे मनवाई जाती हैं, चाहे वो कितना भी उग्र प्रदर्शन कराना हो, तो जाटों से सीख, उनको इतिहास देखा नहीं है क्या उन्होंने? तो इसलिए वो बहुत सोच समझ के रहें। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि भगवान उन्हें बुद्धि दे, उनको सद्बुद्धि आए, वो इसमें माफ़ी मांगे, जल्दी से जल्दी, जितना माफ़ी मांग के, अपनी गलती का एहसास करके वो इस मामले को दबाने का काम करें। अन्यथा अगर जाट समाज उग्र हुआ तो ये इनसे संभलने वाला नहीं है। और इसमें हम सब लोग तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। देखिए, अगर उनका अपमान होगा, ये हमारे बड़ों का अपमान है, हमारे बुजुर्गों का अपमान है, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? या तो वो माफ़ी मांगे, हम तो चाहते हैं कि नहीं तो उनके पर कार्रवाई हो, वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी और आगे इसका बदला भी लिया जाएगा। अगर वो नहीं समझते हैं तो बार बार, अगर वो जाट समाज हो, चाहे गुजर समाज हो, चाहे हमारा राजपूत समाज हो, चाहे किसी भी हमारे समाज के व्यक्ति को अगर इस तरह से अपमानित करने का काम करेंगे तो हम बर्दाश्त थोड़ा नहीं करेंगे इस चीज़ को। इस चीज़ के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा, इसकी सज़ा तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपने जो बात कही ये 100% सच है कि जाटों ने अपना इतिहास जो है वो खुद लिखा है, और वो लड़ना भी जानते हैं और राजनीति भी करना जानते हैं। और अब देखें तो क्षत्रिय लोग हैं, पहले आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं थे, अब वो आर्थिक रूप से भी उतना मजबूत है और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से भी उतना मजबूत है। तो कहीं ना कहीं ये एक चोट हो सकती है अगर ये जातिगत मामला गया तो। नहीं, बिल्कुल जातिगत नहीं, जातिगत से ऊपर उठकर देखिए, जातिगत तो आज मेरे हमारे जितने भी मित्र हैं, हमारा क्षेत्र भी, क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है हमारा, पश्चिम क्षेत्र तो आप कहें, तो हम बहुत लोगों से बात हुई, जिम्मेवार लोगों से बात हुई, हर दल के लोग मिलते हैं जब हम किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, तो हमारी उनसे वार्ता हुई, तो हर आदमी आहत है।
कि ये किस तरह की टिप्पणी उन्होंने की, किस तरह से नकल वो कर रहे हैं। तो बुजुर्ग देखिए, तो इंसान, आज मैं ऐसा हूँ तो ज़रूरी तो नहीं ना कि राहुल गांधी हमेशा ऐसी छाती चौड़ी करके चलेंगे। उम्र के साथ साथ उनमें भी झुकाव तो आएगा, कल को कोई उनका नकल उतारे, ये तो गलत चीज़ है। और रही बात जातिगत से ऊपर उठकर, ये एक सामाजिक मामला है, हम लोगों को इसकी रक्षा करनी होगी। हमारे बड़ों का कोई भी अपमान करेगा तो उसको हम जवाब देने का काम करेंगे। और जैसे जाटों के बारे में आपने बताया, तो मैं तो हमेशा जब भी कहीं जाता हूँ तो मैं तो हर समाज में जाके कहता हूँ, अगर सीखना है तो हमारे जाट समाज से सीखिए। संघर्ष कैसे किया जाता है, अपनी पहचान कैसे बनाई जाती है, अपना वजूद कैसे, अपनी बातें कैसे मनवाई जाती हैं। और रही बात, जाट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है क्या नहीं है। जाट के डीएनए में संघर्ष है, उसको उसको पता है। आप किसान में से जाट को निकाल दीजिए तो ये धरने प्रदर्शन आधे रह जाएंगे। तो जाट संघर्ष करना जानता है, लड़ाई लड़ना जानता है। और ये तो बात अपने अगर मान सम्मान की आएगी तो पता नहीं वो कहाँ तक इस संघर्ष का बदला लेने के लिए वो उतरेगा। और मैं तो फिर दोबारा दोहराऊंगा इस बात को, राहुल गांधी जी को इस चीज़ पर मंथन करके उनसे सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं तो अगर कहता हूँ कि अगर वो नेता हैं, उनको थोड़ी बहुत भी अगर पॉलिटिकल, वैसे मैं उम्मीद नहीं करता कि उनमें पॉलिटिकल थोड़ा सा भी वो कुछ है, वो तो एक ठीक है, एक राजा की औलाद है, ज़बरदस्ती अपने आप को सोच रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस उनको ढोने का काम कर रही है। लेकिन अगर उनमें थोड़ी बहुत भी पॉलिटिकल सोच समझ है, या उनके जो अच्छे लोग उनके आसपास हैं, कोई समझदार सामाजिक व्यक्ति उनको कुछ सलाह दे, तो उनको धनखड़ जी के घर जाकर, क्योंकि वो उनके पिता समान हैं, उनसे बड़े हैं, उनके बुजुर्ग हैं, उनको जाकर पैर पकड़कर माफ़ी मांगने का काम करना चाहिए। अन्यथा जाट समाज ही नहीं, सभी समाज के लोग, हम सब जो सामाजिक स्तर पर एक साथ रहते हैं, हम सब मिलकर उनका विरोध भी करेंगे और जहाँ तक होगा उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। चलिए, अब मुझे वो याद आ रहा है कि एक लाइन है, हाल क्या है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। वो कैराना लोकसभा को लेकर मैंने एक चैलेंज लिया था खुद 1 महीने पहले, करीबन 1 डेढ़ महीने पहले, 2 महीने हो गया होगा, कि इसके 50 गांव मैं करने के लिए जाऊंगा, कि अलग अलग लोगों से बातचीत करूंगा कैराना लोकसभा के। तो मनीष जी, मुझे इतना नज़र आता है कि आप यहाँ से जिला पंचायत देखते हैं, आपके पिताजी एमएलसी हैं, दुर्भाग्यवश आपका कोई भी एमएलए नहीं है, क्लीन स्वीप यहाँ से हुआ था। और आपके जो सांसद हैं प्रदीप चौधरी जी हैं, आपके करीबी भी हैं, कुछ ऐसा लगता है, जानते हैं लोग, बातें भी करते हैं, लेकिन कहाँ छुपा के रखा है आपने अपने सांसद को। मैं 15 गांव कर चुका हूँ, किसी एक गांव में एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये कह दे कि मैंने सांसद को देखा है। काम करने वाली तो बात पीछे छोड़ दीजिए, लोग कहते हैं कि भैया सांसद को दिखा दो। कल एक आदमी मुझे कह रहा है कि रोहित जी, आप सांसद को केवल दिखा दो, मैं आपको लड्डू खिला दूंगा। तो सांसद को थोड़ा बाहर निकालिए, कहाँ छुपा के बैठे हैं सांसद को आप? अपने काम करने के लिए बनाया था लोगों ने। देखिए रोहित जी, ये बड़ा गलत सवाल आपने मुझसे पूछा, क्योंकि माननीय हमारे सांसद प्रदीप चौधरी जी बड़े हैं, हमारे समाज के बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं, 3 बार के विधायक हैं, इस बार सांसद हैं, सम्मानित हैं हमारे। तो देखो, हर इंसान की अपनी अलग कार्यशैली होती है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। मान लो यहाँ सांसद जी नहीं हैं तो यहाँ पर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, मैं बैठा हूँ, हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि इस सवाल का मैं जवाब क्या दूं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, सबको आप संतुष्ट नहीं कर सकते। देखिए, हम पब्लिक में रह रहे हैं, पब्लिक के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। और मेरे पिताजी 8वीं बार के, मतलब 6 बार एमएलए रहे हैं, दूसरी बार एमएलसी हैं। उसके बाद भी शायद वो पहले नेता हैं जो मैं अपने आसपास देखता हूँ कि अकेले ऐसे नेता हैं जो आज भी गांव में रहते हैं। हम लोग गांव में रहने का काम करते हैं, गांव में रहते हैं, तो थोड़ा सा यही कारण है कि हम लोगों का पब्लिक के साथ टच बहुत ज़्यादा है। और छुपाया कहीं नहीं है, सांसद जी निरंतर सरकारी कार्यक्रमों में रहते हैं। देखिए, वो उनकी अपनी कार्यशैली है, किस तरीके से उन्होंने काम किया, किस तरह से नहीं किया। लेकिन चाहे वो प्रदीप चौधरी जी हों, एमएलसी साहब मेरे पिताजी वीरेंद्र सिंह जी हों, चाहे मनीष चौहान हो, चाहे और भी हमारे तमाम नेता आदरणीय सुरेश राणा जी हों, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष जी पूर्व विधायक आदरणीय तेजिंदर निर्वाल जी हों, हम तमाम नेता या और भी पार्टी के अलग कार्यकर्ता हैं, हम सब एक यूनिट हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और हम सब
भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। आने वाले चुनाव में हम सब मिलके, किसी ने कहीं काम किया है, किसी ने कहीं काम किया है, तो वो काम एक यूनिट की तरह, आज हम यूनिट की तरह बट के काम कर रहे हैं, कल को वो आकर इकट्ठा एक बनेंगे और सब मिलकर जो भी पार्टी का फैसला होगा उसको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। फैसले से मुझे याद आता है, मैं कल वीडियो ही कर रहा था तो ऐसे बातचीत कर रहा था। हालांकि उस वीडियो में, आप वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, ज़्यादा लोग मुझे मिले कि भैया यहाँ से इकरा हसन चुनाव लड़ेंगे और हम तो उनके साथ हैं, और मुस्लिम बाहुल्य लोग थे, 100% मुस्लिम थे। तो वीडियो करते करते कोई बाइक से आया तो बुलेट चला के, तो मैंने पूछा नाम क्या है, तो कहते हैं कि सिद्दीकी नाम है। मैंने कहा भाई क्या माहौल है, कहते मनीष चौहान का माहौल है ना। ये जो बोर्ड बोर्ड पोस्टर वोस्टर पूरे लोकसभा में, मैं सनोली से शुरू होता हूँ और उधर तक चला जाता हूँ, सरसाव और सावा तक, तो हर जगह मैं इतने तो पोस्टर प्रधानमंत्री के नहीं देखे जितने मनीष चौहान के पोस्टर देख रहा हूँ कैराना लोकसभा में। फुल तैयारी हो चुकी है क्या? पार्टी वार्टी की तरफ से फाइनल हो गया है कि मनीष जाओ चुनाव लड़ो, टिकट हो गया है, अब तैयारियों में लग जाओ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, इसमें पहले किसी को नहीं कहा जाता। इसमें मुझे लगता है कि कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जिसको ये कंफर्म हो कि किसका टिकट होना है, किसी को नहीं पता होगा। ये तो समय के साथ नीचे से लेके ऊपर तक काम होगा। संगठन है, पार्टी है, सरकार है, सभी मिलके, ये तो बड़े नेताओं का काम है। पार्टी के कोर कमेटी का, पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन जो भी होगा, तो सब रिपोर्ट जाएंगी, सब चीज़ें होंगी। रही बात हमारी, देखिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लोकतंत्र है, सबको टिकट मांगने का, काम करने का अधिकार है। मैं भी कार्य कर रहा हूँ, पार्टी के लिए सेवा कर रहा हूँ। अब समझ नहीं आता है कि मुझ पे ही क्यों फोकस किया जाता है। पार्टी में तो और लोग भी टिकट मांगने का काम कर रहे हैं, टिकट तो सभी मांग रहे हैं, सब चाहते भी हैं कि मौका मिले। अच्छा, नेतागिरी करने का मकसद भी यही होता है, हर व्यक्ति चाहता है वो पूरे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, किसी किसी व्यक्ति का पूरा जीवन निकल जाता है पार्टी के लिए काम करते, संगठन के लिए काम करते हुए, अपने क्षेत्र के लिए काम करते हुए। तो हर किसी की इच्छा होती है, वो यही सोच के साथ आता है कि मुझे भी एक दिन पार्टी भरोसा मुझ पर करेगी और मुझे मौका मिलेगा तो मैं विधानसभा या लोकसभा में जाने का काम करूंगा, और फिर वहां जाकर मैं अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं उठाऊंगा, अपने क्षेत्र के लोगों की मदद करूंगा, किसी पद पे बैठ के मैं वो कार्य करूंगा। बेशक मेरी सोच भी वही है, मैं भी बड़े लंबे समय से अपने क्षेत्र में सेवा कर रहा हूँ, लोगों के काम कर रहा हूँ, लोगों को सम्मान देने का काम कर रहा हूँ। तो उसी में हमारी भी तैयारी है। लेकिन मैंने पूर्व में भी स्पष्ट किया है, आज भी स्पष्ट है, तैयारी है, तैयारी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर भी भरोसा, हमारी टॉप लीडरशिप जिसके ऊपर भी भरोसा करेगी, जिसको वो चुनाव में भेजने का काम करेगी, वो यहाँ पर लोकसभा लड़ेगा। और सभी मिलकर एक यूनिट की तरह, जैसे मैंने पूर्व में कहा, हम यूनिट बन के हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को, जो भी कैंडिडेट होगा, फूल के निशान को जिताने का काम करेंगे, लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। मनीष जी, मैं जैसे गांव में जाता हूं तो मुझे एक दो लोगों ने पर्सनली टैग करके कुछ चीज़ें बोली हैं। कोई यहाँ पे एक बुच्चाखेड़ी गांव में कन्या इंटर कॉलेज है, तो एक लड़का था, लगभग उसकी उम्र 18-19 साल होगी, स्टूडेंट था, आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कर रहा था, और उसने एक चीज़ और कही कि कन्या इंटर कॉलेज है जिसकी परमिशन नहीं है, कॉलेज ऐसे ही चल रहा है, और उसकी परमिशन दिलाने की बात मनीष ने कही है। और भूरा गांव में मैं था तो कोई था कि मैंने कहा भाई किसको वोट करोगे, कहते कि वोट तो भाई हम इकरा हसन को करेंगे, लेकिन हमारे एक तो काम है, तो नेताओं का ये तो हक है हमारा काम मांगना और उनका काम करना, इसलिए ही वो नेता बने हैं। तो हमारी एक सड़क है वो नहीं बनी है बहुत सालों से, तो वो चाहते कि हमारी सड़क बन जाए, वोट तो हम जिसको मर्जी करेंगे करेंगे। तो ऐसे लोगों पर भी थोड़ा सा कुछ वीडियो जब हम करते हैं आपकी लोकसभा की, तो उनको देख के आप उस पर इम्प्लीमेंट थोड़ा काम पे कर लेंगे तो लोगों को और अच्छा लगेगा। देखिए, ऐसे बहुत सी चीज़ें मेरे सामने आती हैं जहाँ समस्याएं हैं। जैसे अभी एक मुद्दा बहुत बड़ा है, मैंने आज ही बात की थी, कैराना में भी हमारे नेता हैं अनिल चौहान जी, मृग्यांका जी का मैंने फ़ोन मिलाया था, बात नहीं हो पाई, वो नंबर नहीं लगा। तो हम लोग चाहते थे, कंडेला गांव में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है लगभग 3-4 महीने से, और वो बहुत बड़ा मैटर बन गया है, जो पानी भरा हुआ है। हालांकि मैं अपनी हम लोग उसमें पिछले अगर 2 साल की बात करें तो कंडेला गांव के अंदर मैं लगभग 2.5 से 3 करोड़ के काम करा चुका हूँ, जिसमें हमने तालाब खुदाई के लेके, नाले निर्माण से लेके, सड़कें बनवाने का काम किया। तो बहुत समस्याएं थी कंडेले में, उसको दूर करने का काम किया। लेकिन अभी एक बहुत मेजर समस्या वहाँ पर आई है, वो पानी भरा हुआ है, जो वो गांव में एंट्री करते हैं तो तालाब में वहाँ पर है, तो वहाँ पे थोड़ा सा गांव वालों का भी आपस में मतभेद है। तो अभी उसके लिए हम लोग, वो चीज़ मेरे सामने सोशल मीडिया के थ्रू मेरे पास आई
तो वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हुए, परेशान हुए। वहाँ पर कई ट्रेजेडी हुई हैं कि चोटें लगी हैं, कुछ बाइक से गिर गए, कोई गाड़ी में पानी घुस गया, स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, तो बहुत समस्या आई। उसके लिए अभी मैंने कल हमारी जिला पंचायत की भी बैठक है, माननीय आदरणीय एमएलसी साहब वहाँ रहेंगे, उनके सामने कुछ लोग आए थे, बात भी रखी गई थी। तो उन्होंने जिला पंचायत की टीम को भी और कैराना तहसील की टीम को भी निर्देशित किया है कि आप लोग जाएं, जाकर वहाँ पर देखने का काम करें। तो हो सकता है कल या परसों में, कल की तो खैर मीटिंग रहेगी, तो परसों या इससे अगले दिन हम कंडेला जाकर वहाँ पे जो भी होगा, चाहे 10 लाख लगें चाहे 20 लाख लगें, आदरणीय एमएलसी साहब ने भी कहा है कि मेरी निधि से अगर कुछ चाहिएगा तो हम भी देंगे, जिला पंचायत से कुछ होगा वहाँ से करा देंगे, तो उसको निपटाने का काम करेंगे। तो जो भी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से आए या कैसे भी हमारे पास आती हैं, तो उसको निपटाने का हम काम करते हैं। जहाँ तक आपने बात कही बुच्चाखेड़ी की, बुच्चाखेड़ी में गया था, तो बुच्चाखेड़ी में मेरी बात हुई। वहाँ पर हमारे पूर्व सांसद जी आदरणीय स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी, उनकी वाइफ के नाम पर जो हमारी दादी जी लगती थी, उनके नाम पर वहाँ पर कन्या इंटर कॉलेज है। तो उसमें समस्या थी कि उसका मान्यता नहीं मिल पाई है। तो मैंने कहा था आदरणीय पूर्व डिप्टी सीएम साहब आदरणीय दिनेश शर्मा जी, उस टाइम डिप्टी सीएम भी थे और वो उन्हीं के विभाग के अंडर में आता था। तो मैंने उस टाइम भी गांव वालों से वार्ता की थी कि आप बताइए। तो वहाँ पर दो समस्याएं थी। एक वो मुकदमे जो 2013 में दर्ज हुए थे, होली वाले, तो वो मुकदमों की फाइलें भी थी, वो भी मैं देकर आया था। तो गांव वालों की उनकी पहली प्रायोरिटी यही रही। दूसरा, मैंने उनको बोला है कि आप अपना पेपर बनवा के वो सारे पेपर्स लेकर मेरे साथ लखनऊ चलने का काम करें। मैं आपको खुद लखनऊ लेकर जाऊँगा और विभागीय मंत्री से बात करके, विभाग के प्रमुख सचिव से बात करके हम वहाँ मान्यता दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए, सड़कें, नलके, नाले ये तो कोई भी करवा देगा जो पद पे होगा। असली अगर आपको समाज को विकसित करना है, असली सामूहिक नहीं, अगर आप बेटियों की शिक्षा पे ध्यान देंगे, अगर आप अपनी लड़कियों को पढ़ाने का काम करेंगे, हमारी बहन बेटियां, हमारी बच्चियां जो आगे भविष्य है हमारे देश का, जो जिनके संस्कारों से देश चलता है, तो अगर हम उनको शिक्षित करेंगे, उनके लिए हम अच्छी शिक्षा के साथ, देखिए गरीब आदमी शहरों में नहीं ले जा सकता, लेकिन हम चाहते हैं कि हर 4-5 गाँव पे एक लड़कियों का इंटर कॉलेज होना चाहिए, जिससे हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां पढ़ सकें। तो उसके लिए मेरी प्रमुखता से, जैसे अभी हमने श्यामगढ़ी हमारा कन्या ये क्या कहते हैं कन्या इंटर कॉलेज है, श्यामगढ़ी गंगेरू में जो लगता है, तो बड़ी अच्छी संस्था है। उस संस्था में कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ कमरों की दिक्कत थी। तो लगभग अभी 25 लाख का बजट हमने वहाँ से कुछ एमएलसी साहब ने अपनी निधि से दिया है, कुछ जिला पंचायत से हमने उसको इंटरलॉक और वो सब कराने का काम किया उसके बाहर। तो उसमें मान्यता, उसकी भी मान्यता पेंडिंग है कि 1-2 कमरा बन जाएगा। तो उसमें अभी 2 कमरे और तैयार, 2 कमरे हमने दिए हैं, वो 2 कमरे बन जाएंगे तो फिर उसकी भी मान्यता मैं लखनऊ से करा के लाऊंगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो इंटर कॉलेज की बजाय वो डिग्री कॉलेज वहाँ बन जाए। तो लगभग ये ईसोपुर, डिंडूखेड़ा, और मैं कहता हूँ कि ये तो जो बागपत के भी कुछ गांव लगते हैं, बोढ़ा हो गया, टांडा हो गया, ये सब, ये क्या नाम है अपना, ये किरठल हो गया, उधर से भी बच्चियाँ उधर, क्योंकि आप अगर इंटर कॉलेज देंगे, आप क्षेत्र में आपके में डिग्री कॉलेज होगा, लड़कियों का इंटर कॉलेज होगा, तो बेटियाँ पढ़ेंगी, वो पढ़ेंगी तो देखिए वो अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगी, जाके वो अगले जिस घर में जाएंगी उस घर को चमकाने का काम करेंगी। तीसरा, वो जो बच्चे उनसे होंगे वो बच्चों को पढ़ाने का, अच्छे संस्कार देने का काम करेंगे। तो ये कुछ काम है जिनकी तरफ मेरा तो पूरा फोकस उन्हीं पे है। तो इसी तरह के कामों से अभी हमारे यहाँ पड़ोस में हमारी दादी जी के नाम से संस्था है, इसके लिए भी हम लोगों ने परसों भी मीटिंग की है कि इसको भी किस तरह से बढ़ाया जाए। इसको डिंडूखेड़े की संस्था है हमारी, डिंडूखेड़ा गाँव में है, वहाँ पर इंटर कॉलेज है लड़कियों का, ईसोपुर में इंटर कॉलेज है। तो शिक्षण संस्थाएँ जब बढ़ेंगी ना क्षेत्र में, क्षेत्र का विकास इसी से होगा। आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपकी बच्चियां पढ़ेंगी, तो वहीं से डेवलपमेंट होगा। वो अच्छी नौकरियों के लिए ट्राई करेंगे तो बदमाशी भी कम होगी और पढ़ाई के साथ आप समाज को आगे लेकर जाने एक आखिरी सवाल इसके बाद खत्म करते हैं। 2014 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था आपने इकरा हसन के सामने, या फिर कहें इकरा हसन ने आपके सामने, और आपने एक अच्छी खासी हार से उनको परिचित कराया था। एक लड़की जो युवा थी, पढ़ के आई थी, आप भी युवा थे, लेकिन अब वो इकरा हसन उस तरह से शायद चुनाव नहीं लड़ेंगी। उस तरह से इकरा हसन भी एक परिपक्व नेता बन गई हैं। अभी हाल ही में जो विधायक चुनाव है, माने तो उन्होंने अपने चेहरे पर वो चुनाव लड़ा, उनके भाई जेल में थे, उसके बावजूद इतनी बड़ी जीत उन्होंने हासिल की कैराना जैसी जगह पे।
एक ऊन ब्लॉक है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से बढ़त मिलती थी, वहां पर भी अब की बार वो चीज़ नहीं हो पाई और इकरा हसन लगभग तमाम वोटों में सेंधमारी करने में कामयाब रही। और अब हो सकता है कि गठबंधन का चेहरा वो सामने हो और इधर से आप हो जाए। तो क्या लगता है कितना इजी टास्क मानते हैं इकरा हसन को, मतलब इजी मान रहे हैं, उस तरह से ही है, या अब कुछ बदली बदली नजर आती है, कुछ बदला हुआ तेवर नजर आता है इकरा हसन का? देखिए, मैं सच्चाई बताऊं तो आपको, मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। और मैं सच्चाई बताता हूँ आपको, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं किसी और के बारे में मंथन कर सकूं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि पार्टी भरोसा करती है, पार्टी भरोसा जताती है, तो मैं गारंटेड लिख के दे सकता हूँ। इकरा हसन का गांव है जंधेड़ी, उनका पैतृक गांव है। घमंड नहीं करता हूँ, अपनी मेहनत और अपने व्यवहार के दम पर, अपनी कार्यशैली के दम पर मैं कैराना में, ये चलिए क्या रहा, हमेशा ना दिन होता है ना हमेशा रात रहती है, ये तो हालात बदलते रहते हैं। आप अगर लोगों के बीच में जाकर काम करेंगे, मैं गारंटेड लिख के देता हूँ। और मैंने कहा भी, हमारे जो नेता पूछते हैं, बड़े नेता जो हमारे हैं, वो बात भी कभी करते हैं, तो हम लोग देखिए 18, अभी मैं बैठा हूँ, अभी भी आप देखेंगे अगर 20, 30, 50 लोग बैठे हैं तो मोस्टली इनमें से 80% कैराना क्षेत्र के हैं और मुस्लिम गुजर मिलेंगे। मैं कहता हूँ कि चाहे वो जंधेड़ी गांव हो, अगर जंधेड़ी गांव में हमने इकरा हसन को नहीं हराया तो मैं कहता हूँ कि हमारा राजनीति करना बेकार है। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं मनीष जी, इकरा हसन के खुद के गांव में हराने की बात कर रहे हैं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर जंधेड़ी गांव में मैं चुनाव नहीं जीता, पार्टी मुझ पे भरोसा जताती है, मैं गारंटेड आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि पार्टी ने भरोसा जताया तो गारंटेड इकरा हसन लड़े, कोई भी लड़े, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि कौन लड़ेगा सामने। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जिस तरीके से हम सभी धर्मों को, सभी समाज के लोगों को साथ लेकर काम करने का काम कर रहे हैं, 24 के 24 घंटे कहने की बातें होती हैं, लेकिन हम 24 घंटे से भी ज़्यादा लगातार सेटिंग करके लोगों के बीच में उनकी समस्याओं का समाधान कराते हैं। पहली बार कैराना क्षेत्र में ऐसा हुआ है कि कोई फर्जी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई फर्जी 376 नहीं है, कोई 307 नहीं है, कोई 452 नहीं है, वरना पूर्व में आप जांच करा लीजिए, ऐसे ऐसे भी मुकदमे थे कि 70 साल के बाप पर और उसके 55 साल के और 45 साल के बेटों के ऊपर एक ही लड़की के साथ 376 के फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का काम इन नेताओं ने किया। लेकिन हम लोगों ने जो झगड़े हुए हैं, हमने गांव में जाकर वहाँ पर विकास की बात की है, हमने पार्टी की नीतियों को लेकर उनके बीच में गए हैं। आज जो हमारी पार्टी, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व की बात हो, चाहे वो प्रदेश स्तर की बात हो, आज हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है। आज सभी धर्मों के लोगों को एक साथ एक लाइन में खड़ा करके सब सुविधाएं देने का काम करती है। तो उन सुविधाओं से जब सब लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, सबको उसका लाभ मिल रहा है, तो फिर वोट में चोरी क्यों? हम उन लोगों के बीच में गए हैं, हमने उनके सम्मान की बात की है, हमने उनके विकास की बात की है। और मैं गारंटेड लिख के देता हूँ कि 1 लाख वोट, आप याद रखिएगा, कैराना लोकसभा में अगर 1 लाख वोट मुझे मुस्लिम नहीं मिला तो हमारी इस मेहनत पे, हम किसी गलत आदमी की सिफारिश नहीं करते। बहुत लोग आते हैं हमारे से स्मैक की सिफारिश करते हैं। आप पूछिए तमाम अपने जितने भी थानाध्यक्ष यहाँ पर हैं, अगर एक भी थानाध्यक्ष ये कहे कि हमने आज तक किसी का, मैंने नियम बना रखा है, मैं किसी स्मैक वाले की सिफारिश नहीं करूँगा, मैं किसी कोई महिला को छेड़खानी करके आएगा, कोई किसी महिला के साथ कोई अभद्र घटना कोई घटित होगी तो उसके जो भी दोषी होंगे उनके 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 फेवर में कभी कोई सिफारिश नहीं करूँगा। कोटे वालों की मैं कभी कोई मदद नहीं करता हूँ। ये मैंने तय कर रखा है, इससे मुझे नुकसान हो या फ़ायदा हो, इन तीनों में मैं नहीं घुसूंगा। लेकिन इन तीनों के अलावा मैं ठोक के लोगों की मदद करने का काम करता हूँ। मेरे पास आज कोई पद नहीं है, मैं सिर्फ मैं एमएलसी साहब का बेटा हूँ। हाँ, पूर्व में मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, आज मैं जिला पंचायत में, चलो मेरी वाइफ भी मेंबर हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में हमारा योगदान रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन तमाम, आप पूरे ज़िले में अगर किसी भी अधिकारी से बात करेंगे तो शायद इस ज़िले में नेताओं के रूप में अगर सबसे ज़्यादा फ़ोन जाते होंगे तो मेरे जाते होंगे। मैं एक एक थाने में 20-20 फ़ोन करता हूँ, लेकिन करता हूँ ज़रूरतमंदों की मदद करता हूँ, सही काम के लिए ठोक के सिफारिश करते हैं। जब हम आज उन लोगों के काम करेंगे तो वो लोग हमारे साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, आज मुख्यतः अगर हम भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष की बात करें, गठबंधन की बात करें, तो उसमें माना जाता है कि मुस्लिम बाहुल्य है। और क्योंकि जाट समाज लोकदल के प्रभाव में कहते हैं कि भाई लोकदल का प्रभाव रहता है और लोकदल के असर में वोट डालते हैं, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे हमारा दलित समाज हो,
जो बहुजन समाज पार्टी के उसमें जोड़ा जाता है, उसको कोर वोट माना जाता है कि वो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है। मैं चैलेंज करता हूँ कि तीनों ही समाज में, चाहे वो जाट समाज की बात करें, चाहे हमारे हरिजन समाज की बात करें, या फिर हमारे मुस्लिम समाज की बात करें, तीनों ही समाज में बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि हम लोग सम्मान की राजनीति करते हैं, काम की राजनीति करते हैं। मैं तो तीनों में कहता हूँ कि तीनों में गारंटी लिख के देता हूँ कि कोई भी हमारी वोट नहीं तोड़ पाएगा। जो हमारे लोग हैं, हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमें प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मेरे पिताजी का इतना लंबा कार्यकाल है, उनसे जुड़े हुए हर गांव में, हर मोहल्ले में आपको उनका प्रभाव दिखाई देगा। 40 साल ऐसी कोई लगातार विधायक नहीं बन जाता है। 45 अभी एक ने मुझे तो जानकारी नहीं थी, लेकिन एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट थे, बड़े बुजुर्ग काफ़ी, तो उन्होंने मुझे एक वो बताया था कि आपके पिताजी जब से राजनीति में आए हैं तो मात्र 4.5 वर्ष ऐसे रहे हैं जिसमें वो बिना पद के रहे हैं, जब मैं आपके घर में पद नहीं था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 45 साल 50 साल के कैरियर में, राजनीतिक कैरियर में आप लगातार पद पे चले आ रहे हैं, और एक ऐसे ज़िले में, ऐसी सीट में जहां आपका कोई व्यक्तिगत, अगर कोई बात करे जाति धर्म की बात लोग करते हैं राजनीति में, तो कोई विशेष प्रभाव ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा जनाधार गुर्जर समाज का यहाँ पर हो। लेकिन उन्होंने अपनी कार्यशैली से, अपने व्यवहार से, अपने काम करने के तरीके से लोगों को साथ जोड़ के रखा। सभी जाति धर्म मज़हब के लोग हमारे घर आते हैं। आज ये घर हमारा कम लगता है, हम यहाँ पर हों ना हों, लोग इस तरह रहते हैं जैसे उनका अपना घर है। आज ये जो चौपाल है, ये फार्म हाउस है, ये उन्हीं लोगों का है। ये इसको सब घेर कहते हैं, तो घेर सबका अपना ना एक वो आत्मसम्मान से जोड़ के रखा हुआ है सब लोगों ने। तो हमारा जो बड़ों का काम है, जो बड़ों ने काम किया है, जो बड़ों की मेहनत है, वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद के रूप में मेरे सामने आ रही है, और मुझे भविष्य में उसका लाभ मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन मनीष जी, चलिए वैसे ख़त्म करने का समय आ गया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा टोकना चाहूँगा। आपके जो पीछे कमल का फूल है, और आपने दावा किया कि 1 लाख मुस्लिम वोटर आपको मिल जाएगा। हालांकि आपके पिताजी के और आपके पर्सनल संबंध बहुत अच्छे हैं, और मैं अक्सर जब यहाँ पे घेर में आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर करीब 40% मुस्लिम लोग बैठे मिलते हैं मुझे। नहीं, 40 होगा नंबर, 80 तो नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग 80% मिलते हैं, लेकिन 40% मुझे लोग बैठे मिलते हैं यहाँ पर। कोई मोमिन बैठा है, कोई अरशद बैठा है, कोई असद बैठा है, कोई अनस बैठा है। हाँ, ये खादर गंदराऊ वाले गांव के लोग हैं। हाँ, तो ये मतलब ऐसे लोग मुझे मिलते हैं। लेकिन फिर भी कमल के फूल को देखकर मुसलमान थोड़ा सा एक हिचक जाता है कि नहीं भाई, थोड़ा सा दूर ही सही है, बुलडोजर वाले लोग हैं और धर्म की राजनीति करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे भी एक थोड़ा सा लगता है कि ये कहीं नंबर ज़्यादा बड़ा है 1 लाख वाला। नहीं, आप जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन गिनिएगा। पहले तो आप दुआ करिए कि ऊपर कुछ हो, तो पार्टी का निर्णय है, हम कोशिश करेंगे। हम तो अपने यहाँ भी लेने हैं, और मैं पार्टी को दिलवाने का भी काम करेंगे हम। अगर इस चीज़ में बिल्कुल कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि आपको टिकट हो जाए। ये फूल का निशान जो लगा हुआ है ना, ये आज क्या हमारे जो मुस्लिम भाई आते हैं यहाँ पर, क्या आज उनको दिखाई नहीं देता है? जब आज वो काम के लिए यहाँ आते हैं तब भी तो एक्सेप्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है, आप जाइए, आप लोगों में बात करिए। ये एक वहम फैलाने का काम विपक्ष के लोग करते हैं कि अरे सरकार तुम्हें मार देगी। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कब मुसलमानों के खिलाफ बोला? कभी भी नहीं बोला। वो उन लोगों के खिलाफ बोलते हैं जो राष्ट्र के खिलाफ हैं, वो राष्ट्र विरोधी लोगों के खिलाफ बोलते हैं। चाहे वो उसमें कोई भी हो, कोई भी मुसलमान हो, अगर वो राष्ट्र का विरोध करेगा तो वो हमारा दुश्मन है। हम क्यों उसको एक्सेप्ट करेंगे? और अगर हम किसी का लाभ दे रहे हैं, किसी को काम दे रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आज हम काम करेंगे तो अच्छे लोगों से बात होती है। ऐसा नहीं है, देखिए हर समाज में अच्छे लोग हैं, हर समाज में बुरे लोग भी हैं। वो हिंदू धर्म में भी है, मुस्लिम में भी है, सिख में भी है, ईसाइयों में भी है, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। आप अच्छे लोगों से बात करिए, वो अच्छे लोग बताएंगे कि हमें भाजपा की सरकार आने से लाभ हुआ है, हमारे यहाँ दंगे बंद हो गए हैं, हमारे यहाँ झगड़े बंद हो गए हैं, हिंदू मुसलमान की बात बंद हो गई है। तो ऐसा नहीं है, लोग सेटिस्फाई हैं। तो देखिएगा, मैंने डरते डरते 1 लाख की संख्या दी है, देखिएगा इस आंकड़ा इससे बहुत ऊपर हो। चलिए, मैं भी चाहता हूं कि आपकी ये संख्या पूरी हो जाए, नहीं तो आप चुनाव भले जीत जाएं, लेकिन ये 1 लाख वाला नंबर पूरा नहीं हुआ तो मोए मोए वाला मीम बनेगा फिर से, जो अभी ट्रेंडिंग में है। अब तक के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।